जरा सोचिए, बिना किसी कोलैटरल, बिना किसी गारंटर के और बिना किसी क्रेडिट हिस्ट्री के किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए का बिजनेस लोन थमा देना। पारंपरिक बैंकिंग में तो मतलब इसे सीधे तौर पर एक वित्तीय आत्महत्या ही माना जाएगा। बिल्कुल, कोई भी बैंक ऐसा रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा, राइट? हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन आज हमारे सामने जो रिसर्च और बैंकिंग डेटा का ढेर है ना, वो एक ऐसे सिस्टम की कहानी बता रहा है जो बिल्कुल यही काम कर रहा है, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। सही कहा, और इसी को डिकोड करना हमारा आज का मिशन है। राइट। तो इस गहरे विश्लेषण में हम भारत की उन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यानी सरकारी वित्त पोषित योजनाओं पर बात करेंगे जिनके भारी भरकम एक्रोनिम्स अक्सर न्यूज में रहते हैं। जैसे PMJDY, NRLM, मुद्रा। हाँ, या फिर PMEGP। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन का ये पूरा आर्किटेक्चर जमीन पर काम कैसे करता है। की लिस्ट नहीं है। अगर आप हमारे आज के सोर्स मटेरियल को ध्यान से पढ़ें तो ये एक पूरी सीढ़ी है। एक सीढ़ी मतलब? मेरा मतलब है एक ऐसा रास्ता जो किसी को एक बेसिक जीरो बैलेंस अकाउंट से उठाकर लाखों के बिजनेस फंड तक ले जाता है। वाह! और दिलचस्प बात यह है कि इस सीढ़ी के हर पायदान को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, ताकि जो हमारी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है ना, उसे मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम में लाया जा सके। सीधे किसी को बड़ा लोन देने के बजाय ये सिस्टम पहले एक बुनियादी फाउंडेशन तैयार करता है। तो चलिए इसी फाउंडेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि किसी को भी उस 10 लाख के लोन तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो उसका इस पूरे सिस्टम में मौजूद होना जरूरी है ना। हाँ, और वो पहला कदम है प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY। राइट। मैं तो इसे किसी भी व्यक्ति का आर्थिक पासपोर्ट मानता हूँ। बिल्कुल सही कहा। मतलब बिना मिनिमम बैलेंस के खाता खुलना, साथ में रुपए डेबिट कार्ड मिलना, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है ना, उस पे मुझे थोड़ी उलझन है। अच्छा, क्या उलझन है? वो जो 6 महीने खाते को सही से चलाने के बाद जो 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलती है, क्या वो तकनीकी रूप से एक बिना कागजी कार्रवाई वाला माइक्रो लोन नहीं है? देखिए, तकनीकी तौर पर हम उसे एक क्रेडिट लाइन कहेंगे, पारंपरिक माइक्रो लोन नहीं। अच्छा, दोनों में मतलब फर्क क्या है? फर्क ये है कि माइक्रो लोन में एक तय किश्त होती है, लेकिन ओवरड्राफ्ट एक रनिंग फैसिलिटी है। ओहो, मतलब जब जरूरत हो पैसा निकाल लिया और फिर वापस डाल दिया। एग्जैक्टली। लेकिन इस 10,000 की लिमिट के पीछे का असली खेल सिर्फ पैसा बांटना नहीं है। तो फिर क्या है? अगर आप इसी एंट्री पॉइंट पर मिलने वाली 2 और सुविधाओं को देखें, हाँ, PMSBY और APY, तब आपको इसका असली मकसद समझ आएगा। मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। बिल्कुल। डेटा के मुताबिक PMSBY में 18 से 70 साल के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर मिलता है, और वो भी सिर्फ 20 रुपए सालाना के प्रीमियम पर। मतलब साल भर का बीमा एक कप चाय की कीमत में। सच में। हाँ, लेकिन ये 20 रुपए सिर्फ एक आकर्षक आंकड़ा नहीं है, ये असल में एक सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट? वो कैसे? होता क्या है कि जब भी कोई कम आय वाला परिवार थोड़ी सी भी आर्थिक तरक्की करता है, तो अचानक आई कोई मेडिकल इमरजेंसी, राइट, या कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना उस पूरी प्रगति को खत्म कर देती है। और फिर वो वापस साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं। बिल्कुल, जहां ब्याज दरें इतनी ज्यादा होती हैं कि पीढ़ियां कर्ज चुकाती रहती हैं। तो ये 20 रुपए का प्रीमियम और वो 10,000 का ओवरड्राफ्ट असल में उस अचानक आने वाले शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जैक्टली। और जब APY यानी अटल पेंशन योजना के जरिए असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 तक की गारंटीड पेंशन फिक्स हो जाती है, तो सिस्टम ने असल में उनके वर्तमान और भविष्य दोनों को साहूकारों से आजाद कर दिया। सही कहा। अब जब ये सुरक्षा चक्र बन गया है, तो अगला सवाल आता है पूंजी का। और यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि मतलब सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन अपना कोई काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। एक अकेला गरीब व्यक्ति जिसके पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, उसे बैंक तो लोन देने से रहा। तो इस समस्या का समाधान कैसे होता है? इस समस्या का समाधान है सामूहिक शक्ति यानी कम्युनिटी पावर। अच्छा। देखिए, बैंक एक अकेले व्यक्ति का रिस्क लेने से घबराते हैं, लेकिन 10 या 15 लोगों के समूह का रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल अलग होता है। राइट। और यहीं पर NRLM
यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पिक्चर में आता है, जिसने 2016 में पुरानी SGSY योजना की जगह ली थी। हाँ, और इसका पूरा फोकस महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूहों पर है। इन समूहों का जो डेमोग्राफिक डेटा सोर्स में दिया है ना, वो बहुत कुछ कहता है। मतलब 50% लाभार्थी SC या ST समुदाय से होने चाहिए, 15% अल्पसंख्यक और 3% दिव्यांग। ये सिर्फ हाशिए पर पड़े लोगों को जोड़ने की बात नहीं लग रही मुझे। इसके पीछे कोई गहरी आर्थिक रणनीति है क्या? बहुत गहरी रणनीति है। जब आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे निचले पायदान जैसे SC, ST समुदायों या अल्पसंख्यकों के हाथों में सीधे पूंजी देते हैं, तो क्या होता है? तो वो पैसा बड़े शहरों के स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में नहीं जाता। अच्छा, वो पैसा उसी गांव में खर्च होता है, स्थानीय बाजार में सब्जी, कच्चे माल या रोजमर्रा की जरूरतों पर। वाव, जिससे एक बेहद मजबूत लोकलाइज्ड इकोनॉमी बनती है। बिल्कुल, मतलब पैसा उसी इकोसिस्टम में घूम रहा है। और घूमने से याद आया, इस योजना का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है रिवॉल्विंग फंड, या जिसे RF कहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। समूहों को 10,000 से 15,000 रुपए का एक फंड दिया जाता है। मुझे तो ये बिल्कुल साइकिल में लगे ट्रेनिंग व्हील्स की तरह लगता है। ट्रेनिंग व्हील्स दिलचस्प है। कैसे? मतलब सरकार उन्हें ये 15,000 रुपए कोई बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़ी दे रही है, बल्कि सिर्फ इसलिए दे रही है ताकि वे आपस में पैसे का लेन देन कर सकें और अपनी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनाना सीखें। एग्जैक्टली। पुरानी योजनाओं में सीधे ग्रांट या अनुदान दे दिया जाता था, राइट। और अक्सर वो पैसा अनुत्पादक कामों में खर्च हो जाता था। लेकिन यहाँ सरकार उन्हें एक सैंडबॉक्स दे रही है। एक सैंडबॉक्स, हाँ। समूह की महिलाएं नियमित बैठकें करती हैं, बचत करती हैं और उसी 15,000 में से एक दूसरे को छोटी छोटी जरूरतों के लिए उधार देती हैं। और जब वे इन ट्रेनिंग व्हील्स के साथ वित्तीय अनुशासन सीख जाती हैं, तब असली खेल शुरू होता है। और वो असली खेल है बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज। बिल्कुल, क्योंकि एक बार क्रेडिट हिस्ट्री बन गई तो बैंक अपने दरवाजे खोल देते हैं। हाँ। आंकड़े बताते हैं कि पहले साल में बैंक इन समूहों को उनके मौजूद कॉर्पस का 6 गुना, जो कम से कम 1 लाख रुपए होता है, कैश क्रेडिट लिमिट के तौर पर देते हैं। हाँ। और दूसरे साल ये लिमिट 8 गुना यानी कम से कम 2 लाख हो जाती है। लेकिन यहाँ भी एक व्यावहारिक चुनौती थी, ब्याज की चुनौती। अच्छा, वो कैसे? इन महिलाओं के लिए कमर्शियल ब्याज दरें चुकाना मुमकिन नहीं था, इसलिए सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। मतलब ब्याज पर छूट? हाँ, जिससे ब्याज दर घटकर 7% रह जाती है। और एक और चीज जो मुझे बहुत प्रभावी लगी, करीब 250 चुनिंदा जिलों में अगर ये महिलाएं समय पर किस्तें चुकाती हैं तो उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। हाँ। मतलब प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4% रह जाती है। ये तो मतलब एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। देखिए, ये सिर्फ इंसेंटिव नहीं है, ये असल में बैंकों का अदृश्य कोलैटरल है। एक सेकंड, अदृश्य कोलैटरल मतलब इनविजिबल गारंटी, वो कैसे काम करता है? मैं समझाती हूँ। देखिए, बैंक ने बिना किसी जमीन या गहने को गिरवी रखे लोन दिया है, राइट? हाँ। अब ये जो 3% की अतिरिक्त छूट है ना, ये एक जबरदस्त पीयर प्रेशर यानी सामाजिक दबाव पैदा करती है। अच्छा। अगर समूह की 10 महिलाओं में से एक ने भी अपनी किस्त चुकाने में देरी की तो पूरे समूह का क्रेडिट रिकॉर्ड खराब होगा। ओह। और वे सब उस 3% की छूट से हाथ धो बैठेंगी। बिल्कुल। अरे बाप रे! तो अब बैंक को रिकवरी के लिए भागने की जरूरत ही नहीं है? नहीं, समूह की बाकी 9 महिलाएं खुद उस 10वीं महिला पर दबाव बनाएंगी कि वो पैसे चुकाए। वाव, बैंक ने उस गांव के सामाजिक ताने बाने को ही अपनी गारंटी बना लिया। ये तो जीनियस है ना? और आपको बता दूं, इसी मॉडल का एक शहरी वर्जन भी है, डे नुलम यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसने SJSRY की जगह ली थी, जो मुख्य रूप से स्ट्रीट वेंडर्स और शहरी गरीबों पर केंद्रित है। हाँ। इसमें इंडिविजुअल के लिए अधिकतम 2 लाख और समूह उद्यम के लिए 10 लाख तक का प्रावधान है, और इसमें कम से कम 30% महिलाएं होनी चाहिए। तो यहाँ आकर वो सीढ़ी एक नया मोड़ लेती है। मतलब व्यक्ति ने सिस्टम में एंट्री ले ली, उसने समूह में रहकर पैसे का प्रबंधन सीख लिया और बैंक का भरोसा भी जीत लिया। राइट। अब आता है स्वतंत्र उड़ान का समय। बिल्कुल। मान लीजिए उसी समूह की कोई महिला या कोई भी अन्य व्यक्ति अब अकेले अपना एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है, जैसे कोई टेलरिंग की दुकान या बेकरी। तो यहीं से एंट्री होती है मुद्रा लोन्स की, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी।
मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि सूक्ष्म उद्यमों के लिए है, जिसकी ऊपरी सीमा 10 लाख रुपए है। ओके। और जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक इसके लिए कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए। यही वो हिस्सा है जिसने मुझे पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा हैरान किया था। हाँ, और इस योजना के जो टियर्स हैं, जो लेवल्स हैं, वो बहुत आकर्षक है। शिशु, किशोर और तरुण। हाँ, शिशु में 50,000 तक, किशोर में 5 लाख तक और तरुण में 10 लाख तक। मेरा सवाल यह है कि किसी आर्थिक योजना के लिए इंसानी विकास के इन शब्दों का मतलब बच्चा, युवा और वयस्क, इसका इस्तेमाल क्यों किया गया? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब बिजनेस को इस तरह लाइफ साइकिल में बांटने का लॉजिक क्या है? ये लॉजिक दरअसल रिस्क मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास है। कैसे? जब बैंक बिना गारंटी के पैसा दे रहा है, तो वो पहले दिन ही किसी को 10 लाख रुपए तो नहीं देगा ना। जाहिर है नहीं देगा। तो बैंक पहले शिशु लोन देता है। 50,000 रुपए बैंक के लिए बहुत छोटा रिस्क है। मतलब ये एक तरह का टेस्ट है कि बिजनेस चल पाएगा या नहीं। टेस्ट से ज्यादा ये नियत और क्षमता दोनों का आकलन है। अच्छा। जब वो व्यक्ति 50,000 लेकर अपना काम शुरू करता है, किश्तें समय पर चुकाता है, तो बैंक के सिस्टम में उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है। राइट। असली गारंटी बन जाता है। सफलता मिलने पर बैंक उसे किशोर श्रेणी में प्रमोट कर देता है। और फिर वहां भी अच्छा किया तो तरुण श्रेणी में? बिल्कुल। मतलब आप पहले एक छोटा रिस्क लेते हैं। हाँ। और जैसे जैसे भरोसा बढ़ता है वैसे वैसे कैपिटल बढ़ता है। हाँ। ये एक बहुत ही प्राकृतिक, मतलब एक नेचुरल विकास की तरह है ना? और इसमें जो वर्किंग कैपिटल के लिए मुद्रा कार्ड मिलता है, जो कि असल में एक रुपे डेबिट कार्ड ही है, वो भी जमीनी स्तर पर बहुत काम की चीज है। हाँ, वो कार्ड वर्किंग कैपिटल की समस्या को काफी हद तक खत्म करता है। वो कैसे काम करता है जरा बताइए। देखिए, अक्सर छोटे व्यापारियों को कच्चा माल खरीदने के लिए रोज नगद पैसा चाहिए होता है। रोजमर्रा का खर्च। अगर मुद्रा कार्ड न हो तो उन्हें बार बार लोकल साहूकार के पास जाना पड़ेगा। ये कार्ड उन्हें सुविधा देता है कि जब जरूरत हो उतना ही पैसा निकाले और उसी पर ब्याज दे। तो अब हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो जीरो बैलेंस खाते से शुरू करके 10 लाख के मुद्रा लोन तक पहुंच चुका है। बिल्कुल। लेकिन अर्थव्यवस्था सिर्फ छोटे छोटे स्वरोजगारों से तो नहीं चलती ना। सही बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना खुद का काम तो कर ही रहे हैं जी। लेकिन अब वो मतलब दूसरों को नौकरी देना चाहते हैं। राइट। वो बड़े उद्यमी बनना चाहते हैं। और यहीं पर हम KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के दायरे में आ जाते हैं, जो कि 2008 में PMRY और REGP को मिलाकर बना था। राइट। ये इस पूरे इकोसिस्टम का सबसे हैवीवेट सेक्शन है, जिसका उद्देश्य सिर्फ स्वरोजगार नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर दूसरों के लिए रोजगार पैदा करना है। तो मुद्रा के 10 लाख से हम सीधा PMEGP के 50 लाख पर आ गए। हाँ। सोर्स के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोजेक्ट की अधिकतम लागत 50 लाख रुपए है और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए। राइट। लेकिन यहाँ मुझे मार्जिन और सब्सिडी की गणित पर थोड़ी उलझन है। वो गणित तो इस योजना की जान है। किस बात पर उलझन है? देखिए, जनरल कैटेगरी को अपनी तरफ से 10% लगाना होता है और उन्हें जो सब्सिडी मिलती है वो शहरी इलाकों में 15% और ग्रामीण इलाकों में 25% है। लेकिन जब हम स्पेशल कैटेगरी की बात करते हैं, जैसे SC, ST, महिलाएं या अल्पसंख्यक, हाँ, तो उन्हें अपनी जेब से सिर्फ 5% लगाना है और ग्रामीण इलाकों में उनकी सब्सिडी सीधे 35% हो जाती है। राइट। मतलब अगर 50 लाख का प्रोजेक्ट है तो 35% के हिसाब से 17.5 लाख रुपए सरकार खुद सब्सिडी दे रही है। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। सरकार इतना भारी भरकम फ्री मनी क्यों बांट रही है? इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, अगर हम इसे फ्री मनी मानेंगे तो ये गणित कभी समझ नहीं आएगा। तो फिर क्या है ये? इसे एक दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। ये कॉस्ट ऑफ जॉब क्रिएशन यानी रोजगार पैदा करने की लागत है। कॉस्ट ऑफ जॉब क्रिएशन, थोड़ा विस्तार से समझाइए ना। मान लीजिए एक व्यक्ति ने गांव में 50 लाख की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। ओके। वो कम से कम 10 से 15 लोगों को सीधे नौकरी देगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और कच्चा माल, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, इन सब में अप्रत्यक्ष रोजगार भी बनेगा। राइट। अब जरा सोचिए कि अगर ये रोजगार उस गांव में पैदा नहीं होते तो वे 15 लोग क्या करते? जाहिर है वो काम की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करते, माइग्रेट करते। बिल्कुल। और जब 15 परिवार एक शहर में आते हैं तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना बोझ पड़ता है। अरे हाँ, उनके लिए सड़क, पानी, सीवेज, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब पर सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ओह, तो सरकार दरअसल ये 35% सब्सिडी देकर उन लोगों को उनके गांव में ही रोक रही है। एग्जैक्टली। वाह,
तो 17.5 लाख रुपए की सब्सिडी असल में शहरों को ओवरक्राउडिंग से बचाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का एक बहुत ही सस्ता और स्मार्ट सौदा है। बिल्कुल, और सरकार सफल मॉडल को और बड़ा करना चाहती है, इसलिए जो इकाइयां इसमें सफल हो जाती हैं उन्हें अपग्रेडेशन के लिए एक सेकंड, इसके ऊपर भी लोन है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़ रुपए और सर्विस सेक्टर में 25 लाख तक का दूसरा लोन भी मिल सकता है। क्या बात कर रही हैं? जिस पर 15% से लेकर पहाड़ी या पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 20% तक की सब्सिडी होती है। ये एक अद्भुत कनेक्शन है। मतलब जो पैसा एक नजर में रिस्क या खैरात लग रहा था, वो असल में एक बहुत ही कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट है। अगर हम इस पूरे ढांचे को एक साथ रखकर देखें तो ये किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। ये सीढ़ी पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है, एक पायदान दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, हमने जनधन योजना यानी पीएमजेडीवाई के उस जीरो बैलेंस खाते से शुरुआत की थी, जहां 20 रुपए के बीमा ने एक सुरक्षा जाल बुना। राइट। फिर हमने देखा कि कैसे DNRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने महिलाओं को वो ट्रेनिंग व्हील्स दिए राइट। और सामाजिक दबाव को बैंक के अदृश्य कोलैटरल में बदल दिया। फिर मुद्रा योजना ने शिशु, किशोर और तरुण के जरिए व्यक्ति की क्षमता को परखा। और अंत में पीएमईजीपी ने 50 लाख के प्रोजेक्ट्स के जरिए कॉस्ट ऑफ जॉब क्रिएशन के सिद्धांत को जमीन पर उतारा। ये सब कागज पर एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह लगता है। कागज पर ये नीतियां सच में विश्व स्तरीय हैं। डिजाइन के स्तर पर इनमें शायद ही कोई कमी निकाली जा सकती है। लेकिन इसी बिंदु पर मैं आज की चर्चा को एक अलग दिशा में ले जाकर छोड़ना चाहता हूँ। कैसी दिशा? देखिए, ये सारे नियम, सब्सिडी के प्रतिशत और रिस्क मैनेजमेंट के मॉडल इस विस्तृत स्टडी मटेरियल में तो बहुत शानदार दिखते हैं। लेकिन इस पूरे आर्किटेक्चर की असली सफलता इसकी लास्ट माइल डिलीवरी पर, यानी अंतिम छोर तक पहुंच पर निर्भर करती है। ये बात तो है।